हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यूपीएससी के एग्जाम में करीब 2 महीने का टाइम रह गया है। आज 9 हो गया, 9 अगस्त, और 10 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस चीज को देखते हुए हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 1000 करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके। तो पिछले एक साल में खास करके मई 2020 से लेके हम यहाँ पर जो अगस्त 2021 तक के यहाँ पर हम करंट अफेयर देखेंगे। ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको 1000 करंट अफेयर्स मिलेंगे, इसमें एक तो करंट चीजों के अलावा करंट से जो जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल राइट न्यूज में रहा कोर्ट के जजमेंट की वजह से, तो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट का भी इसमें इंक्लूजन देखने को मिल जाएगा। ओके। तो इसी तरीके से जो करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे तो प्योर स्टैटिक पोर्शन का भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल 1000 एमसीक्यूज आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। इसमें हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ओके। हर पार्ट में, जैसे पार्ट ये 1 होगा तो 20 क्वेश्चन को देखेंगे। डेली आपको वीडियोस ही मिल जाएगी। अब एक वीडियो में 1000 एमसीक्यूज को कवर करना पॉसिबल नहीं है, या तो वीडियोस बहुत ज्यादा कई घंटों की हो जाएगी, आप देख नहीं पाइएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको कई पार्ट में हम रोज यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ये। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, यानी कि बाय कोर्ट ये इनफोर्सिएबल है। तो डेफिनेटली हाँ है। कोर्ट आए दिन बहुत सारे ऐसे जजमेंट देती रहती है फंडामेंटल राइट्स से आपको रिलेटेड चीजें। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। और यहाँ पर जुडिशरी का ये भी कहना है कि किसी भी केस में आपको आर्टिकल 20 और 21 जो होता है, वो जैसे इमरजेंसी होती है ना, तो इमरजेंसी के किसी भी केस में 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। जुडिशरी की ये भी कहना है। और ये पूरा का पूरा जो होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका होगा। ओके। थर्ड स्टेटमेंट इज फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल अगेंस्ट स्टेट। ओके। यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में भी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर जुडिशरी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देती है जो सरकार के अगेंस्ट में होती है। ओके। तो ये भी आपको स्टेटमेंट सही मिलेगा। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडमेंट। तो ऐसा तो नहीं है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है रिगार्डिंग की आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वियोलेट ना होना चाहिए। अदरवाइज वो किसी भी चीज को पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अमेंड कर सकता है। तो ये आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। तो पहले आपको देखना है कि फोर्थ स्टेटमेंट किसमें है। इसमें फोर्थ स्टेटमेंट तो ये गलत होगा और ये गलत होगा। बाकी बचा बी और डी। तो 2 और 3 तो दोनों में है, 2 और 3 तो सही होगा ही। ओके। और बाकी पहला भी सही है कि इनफोर्सिएबल है बाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऐसे जजमेंट देती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही बार बार इसको पढ़ने की जरूरत है। 2-3 बार आप देख लीजिएगा, एमसीक्यूज की तरह है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो एक रिवीजन की तरह आपका हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एमिकस क्यूरियस। एमिकस क्यूरी, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है, ये आपको जुडिशरी से जुड़ा हुआ है या कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बताना है ये होता क्या है एमिकस क्यूरी का मतलब। एमिकस क्यूरी जनरली आप आए दिन पेपर में देखे रखते हैं, पेपर में इस वर्ड का काफी यूज आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है क्या? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, एडवाइजर ऑफ टू द कोर्ट, अ वॉलंटरी इन्फॉर्मर, अ क्यूरेटिव पिटिशनर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए। ओके। फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे पर्सन जो होते हैं जो दोनों पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। दोनों पार्टी का मतलब क्या होगा कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी। इसने केस किया किस पर किया? बी पर। तो ये 2 पार्टी हो जाते हैं, कोर्ट में 2 पार्टी जाती है। तो एक ये ऐसा पर्सन होगा जो दोनों में से किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन कोर्ट में किसी केस के लिए वो एविडेंस की तरह या फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की तरह वो काम करता है। ओके। तो ऐसे पर्सन को हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहते हैं या फिर अमिकस क्यूरी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये वर्ड का नाम मेनली मतलब याद रखिएगा, यूपीएससी पूछती है कि वर्ड दिस वन इज बीइंग रिसेंटली इन न्यूज़, इसका मतलब क्या हुआ इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट
कैन बी अबोलिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट में, उसको किसके रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट के द्वारा अबोलिश किया जा सकता है? ऑप्शन इज द गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। आपको ये बताना है। ओके, तो अब देखिए कि क्या होता है कि हमारे यहाँ सारी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कुछ ही स्टेट में है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने या अबोलिश करने का जो अधिकार है ये पार्लियामेंट के पास है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास ये अधिकार नहीं है कि वो क्रिएट कर सके या अबोलिश कर सके। वो इतना ही कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिकमेंड कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं काउंसिल या फिर इसको अबोलिश करना चाहते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है इसका मात्र एक रोल होता है, क्या करना? रिकमेंडेशन करना, किसको? पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उसके बाद पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो क्रिएट करेगी या फिर अबोलिश करेगी, वो उसका काम। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या करती है? रिकमेंड करती है अबोलिश करने के लिए भी और साथ साथ क्रिएट करने के लिए भी, दोनों के लिए ओनली रिकमेंडेशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान स्टेट कनेक्ट्स। मैप से कम से कम 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे एग्जाम में, एक आपको वर्ल्ड मैप से रहेगा और एक आपको इंडियन मैप से रहेगा। ये फिक्स है और बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, 4 नंबर आराम से यहाँ से आपके फिक्स होने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है तो समझिए कि आपने पढ़ाई सही से नहीं की। चलिए, ताइवान स्टेट कनेक्ट्स ईस्ट इंडिया सी और साउथ चाइना सी, सॉरी, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी एंड येलो सी, साउथ चाइना सी एंड येलो सी, ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान। तो आप ऐसा देखेंगे कि इधर आपको मेन चाइना लैंड पड़ जाता है, इधर आपको ताइवान पड़ता है। तो ये पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन का जो वेस्ट पार्ट है उसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको ये स्टेट जो पड़ता है वो ताइवान स्टेट होता है। इधर आपको मिल जाएगा नॉर्थ चाइना सी और इधर आपको मिलेगा साउथ चाइना सी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, सॉरी इसको नॉर्थ नहीं कहते हैं, ईस्ट चाइना सी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि नॉर्थ में पड़ता है तो नॉर्थ भी निकल जाता है। चलिए, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी के ये बीच में पड़ता है ताइवान स्टेट, या फिर उसको अलग करता है, या फिर ये इसको कनेक्ट करता है, आप कह सकते। काला पानी बाउंड्री इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड नेपाल। ओके, तो ये बताना है कि काला पानी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये किसके बीच में? ये पिछले साल 2020 में काफी न्यूज में रहा था ये। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जब नेपाल की सरकार बनी थी तो उन्होंने, नेपाल ने क्या किया कि अपनी जो मैप है उन्होंने अपना नया मैप तैयार किया और उसमें उन्होंने काला पानी को अपने कंट्री में दिखाया। किसने? नेपाल वालों ने। ओके, तो इसकी वजह से ये इशू हो जाता है क्योंकि काला पानी फिलहाल अभी पड़ता है इंडिया में, और इंडिया के कहाँ पर? ये उत्तराखंड वाला जो रीजन है ना, आप देखेंगे ऐसे ही उत्तराखंड आपको हो गया और इधर आपको ये नेपाल हो गया। तो यहाँ आपको लिपुलेख के पास में यहाँ पर आपको काला पानी मिलेगा। फिर डिस्प्यूटेड एरिया है, नेपाल कहता है कि अपना है, इंडिया कहता है कि हमारा। ठीक है, तो ये नेपाल और इंडिया के बीच में है काला पानी बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्लोजेस्ट टू क्यूबा? क्यूबा के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी कंट्री इसमें है? यूएसए, बहामास, जमैका एंड हैती। क्यूबा आपको पड़ता है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में इन पर्टिकुलर जो कैरिबियन सी है ये वहां पर पड़ता है। ओके, तो कैरिबियन सी आपको मिलेगा कि इधर आपको, इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया और यहाँ से फिर आपको स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ आपको मिलता है कैरिबियन सी। ओके, तो यहीं पर बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी। एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्यूबा, मिल जाएगा आपको, ये क्यूबा है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जमैका, दिस इज जमैका, और यहीं पर आपको मिलेगा हैती, आधा हिस्सा हैती है। इसके बाद आधा हिस्सा जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है, और बहामास जो मिलेगा ये यहाँ पर आपको बहामास मिलेगा। ठीक है, ये यूएसए वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर यूएसए। तो यहाँ क्यूबा इसके नजदीक सबसे कौन है? ठीक है, आप मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके सबसे पास में ये हैती जो है पड़ता है। बाकी जमैका, बहामास और इधर जो यूएसए है आपको क्यूबा से दूर पड़ते हैं। ओके, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, हैती। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओपन स्काई ट्रीटी और एग्रीमेंट establishes a program of unarmed surveillance flight
ओके, अनआर्म्ड सर्विलेंस फ्लाइट ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसके अंडर में जितने भी लोग उसके सिग्नेटरी है, उन्होंने जितने ने साइन किया है, उन सभी के टेरिटरी के ऊपर क्या होगा, अनआर्म्ड एरियल सर्विलांस फ्लाइट होगा। यानी कि उनके यहाँ कौन से विपन्स की तैयारी हो रही है, कौन से विपन्स बनाएंगे, इसके सर्विलांस के लिए कोई भी कंट्री क्या कर सकती है कि उनके ऊपर एरियल सर्विलांस यानी कि एक फ्लाइट उड़ा सकती है सर्विलांस के लिए, लेकिन वो अनआर्म्ड फ्लाइट होगी। ठीक है, ये ओपन स्काई ट्रीटी के तहत यहाँ इस स्टेटमेंट में कहा गया। इट वाज साइंड इन 1992 between NATO members and the former Warsaw Pact countries following the demise of the Soviet Union। तो 1992 में ये इसको साइन किया गया नाटो मेंबर्स के बीच में और वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज डिमाइस ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि कहने का मतलब जो सोवियत यूनियन जिन कंट्री से मिलकर बना हुआ था, तो उसको खत्म होने के बाद जितनी कंट्री बाहर निकली ओके सोवियत यूनियन से, उन सब ने इसको मिलकर बनाया। तो आपको बताना है ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि आपको यहाँ से इसमें यूएस और आपको रशिया दोनों शामिल हैं। वो फिलहाल इस ट्रीटी से निकल चुके हैं दोनों के दोनों। ओके, तो दोनों अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि वो इस चीज को फॉलो नहीं करते और वो कहते हैं कि उसको फॉलो नहीं करते। तो एक दूसरे की ब्लेम गेम, जो ब्लेम वाली गेम होती है, उसकी तहत ये दोनों बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो रशिया है वो कहता है कि हम क्या करेंगे, इसके जो प्रोविजन है उसको अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो इससे बाहर निकल गए थे। ये पिछले साल का न्यूज है 2020 का। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत जगहों से बाहर निकले हैं, तो एक आपको ट्रीटी यहाँ पर भी मिलती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको बताऊं, ये 1992 में साइन किया गया था। ऑप्शन बी भी इसका सही है, जो नाटो है के मेंबर्स और जो आपको सोवियत यूनियन के मेंबर्स की कंट्रीज है उनमें इसमें शामिल है। तो इसमें आपको यूएसए भी मिलेगा और प्लस रशिया भी था। तो यूएसए अभी यहाँ से निकल गया है, इंडिया इसका मेंबर नहीं, ध्यान किया, इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर। और मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर सर्विलांस करने के लिए एरियल फ्लाइट्स, यानी कि कोई प्लेन उड़ा सकता है उन पर सर्विलांस के लिए किसी दूसरी टेरिटरी में, किसके टेरिटरी में, जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसके टेरिटरी में, ये नहीं कि दूसरे के ऊपर भी उड़ा दे, और वो अनआर्म्ड एरियल फ्लाइट्स होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 और 2 जो होता है वो दोनों सही हो जाता है। तो ऑप्शन आपको सी जो होगा 1 एंड बी बोथ, ये आपको सही हो जाएगा। एक यहाँ पर मैं आपको और ये चीज बता दूं, आपको पढ़ना क्या है, एक ट्रीटी है स्टार्ट करके। ओके, एक स्टार्ट ट्रीटी है, अगेन ये आपको यूएसए एंड रशिया से संबंधित है, जाके पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और एक ट्रीटी है इंटरमीडिएट करके, ओके, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर पैक्ट है ये भी आपको किया गया है। ये किया गया था आपको यूएसए प्लस सोवियत यूनियन के बीच में, तो ये करीब 1987 में इसको साइन किया गया था, इसको भी जाके पढ़िएगा। तो 3 ट्रीटी, एक ओपन स्काई ट्रीटी, स्टार्ट एंड इंटरमीडिएट न्यूक्लियर पैक्ट जो कि 1987 में साइन किया गया था, ये आपको 3 जाके अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ओपन स्काई तो मैंने बता दिया, स्टार्ट और इसको जाके 2 को पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीज न्यूज में रही है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये ट्रीटीज है। नेक्स्ट, द जुको वैली इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ, ओके, द जुको वैली लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ, तो बताना है कि कौन सी स्टेट के बॉर्डर पर ये मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज नागालैंड मणिपुर, नागालैंड असम, नागालैंड एंड मिजोरम, असम एंड मणिपुर। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, दिस इज द जुको वैली, यू नो कितना ब्यूटीफुल है, एकदम ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो हिमालयन रीजन जाते हैं तो वहां पे इस तरीके की ग्रीनरी नहीं मिलती, आप जैसे हिमाचल उत्तराखंड की तरफ जाएंगे या लद्दाख की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यहाँ पे एक अलग ही आपको सीनिक व्यूज देखने को मिलती है। खैर, तो ये दजुको वैली आपको बताने की किसके बॉर्डर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नागालैंड मणिपुर। ओके, तो इधर आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, इधर आपको असम हो गया, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नागालैंड और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मणिपुर, और इसके बाद ये आपको मिजोरम वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर जो है इनके बॉर्डर पर आपको नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के बॉर्डर पर आपको दुजुको वैली मिलेगी। नेक्स्ट, अब इसका आंसर तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि द वर्ल्ड फेस्टिवल कालराव बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, तो नीतीश कुमार की फोटो है, यानी कि आपको बिहार नजर आएगा।
और यहाँ पे लिखा भी गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये बिहार से बिलोंग करती है फेस्टिवल, जिसका नाम है कालगांव। और ये बिहार का पहला स्टेट स्तर पे यानी कि स्टेट लेवल पे मनाया जाने वाला फर्स्ट फेस्टिवल है, पहला फेस्टिवल बर्ड से रिलेटेड, जिसका नाम है कालगांव। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, बिकॉज इट इज बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। ओके, और ये कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया एट नागी नागटी बर्ड सेंचुरी जमुई। जमुई एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ओके, तो वहां पर एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है नागी नागटी बर्ड सेंचुरी। ये वहीं पर बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है कालगांव। और इस बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मोर देन 136 बर्ड्स की स्पीसीज भी मिलती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार का ये पहला है, दैट्स व्हाई इट इज नेशनल न्यूज में ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जैसे कि मैंने कालगांव में आपको यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये मनाया जाएगा आपको 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच में, बट यूपीएससी इस तरीके के फैक्चुअल डेट वगैरह नहीं पूछती जनरली। तो डेट नहीं, बस आपको फेस्टिवल का नाम याद रखना है। और बिहार का पहला ये बर्ड फेस्टिवल है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? नागटी बर्ड सेंचुरी। क्योंकि हो सकता है कि वो कालगांव ना पूछे, वो ये पूछ दे कि नागटी बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी न्यूज में आपको रहता है। जमुई में है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वैनाडियम इज अ हार्ड, a silvery gray malleable transition metal. Okay, and second is vanadium is a first row transition metal in the periodic table. इनमें से बताना है कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। वैनाडियम की बात करें तो वैनाडियम जो आपके पीरियोडिक टेबल है, उसके पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर ये इसका 23 है। ओके, सो इट इज द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन मेटल यानी कि जहां से कैटेगरी चेंज होती है। ओके, अब वैनेडियम जो है इट इज हार्ड सिल्वरी ग्रे मेटल एंड मेलिएबल ट्रांजिशन मेटल है, ये भी सही है। इसके अलावा वैनेडियम के और बारे में बताऊं मैं तो वैनेडियम का जितना प्रोडक्शन किया जाता है उसका 80% के आसपास जो होता है वो आपको स्टील इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ओके, वैनेडियम जो होता है जनरली नॉन टॉक्सिक आपको मेटल है, लेकिन कोई भी चीज कितनी भी फायदेमंद चीज हो जब आपको एक्सेस क्वांटिटी मिलेंगे तो वो नुकसान करेगी। ओके, बट वैनेडियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये आपको नुकसानदायी होते हैं, खास करके जो रिस्पायरेशन से संबंधित आपके श्वास से संबंधित चीजें होती हैं वहां पर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज ये नॉन टॉक्सिक आपको वैनेडियम होते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, द फिनोमिनन ऑफ अल नीनो इज एसोसिएटेड विथ। ओके, तो यहां पर आपको ओशनिक करेंट्स हैं, अबुलहस करंट, बेंगोला करंट, हमबोल्ट करंट एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है तो नाम से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में होगा ये। ओके, अब आपको अगर आपने पढ़ा होगा अल्नीनो के बारे में तो आपको पता होगा कि अल्नीनो की जो ये करंट्स होती है ना वो कहाँ जनरेट होती है? वो पेरू के कोस्ट के आसपास में ये जनरेट होती है, जिसको पेरुवियन करंट या फिर हमबोल्ट करंट भी कहा जाता है। ओके, तो इसलिए अल्नीनो जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे? पेरुवियन करंट और हमबोल्ट करंट। तो हमबोल्ट करंट को पेरुवियन करंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो पेरुवियन या हमबोल्ट करंट है ये कैसी करंट है? ये कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है? ये एक चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल्स फ्रूट रिपनिंग? यानी कि जो फ्रूट की रिपनिंग होती है, जो फल पकाए जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है? ये बहुत आसान है, ये लगभग हमेशा न्यूज में रहता है। ओके, दिस इज द इथाइलिन। इथाइलिन ये ऐसा केमिकल है जो आपके फ्रूट्स के रिपनिंग के लिए यूज किया जाता है। जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं जहाँ फ्रूट्स रखे जाते हैं तो उनको आर्टिफिशियली रिपनिंग के लिए, पकाने के लिए इथाइलिन का यूज होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैलिनिटी इज नॉट करेक्ट? ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है? नॉट करेक्ट। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही गलत कर देते हैं क्योंकि सही से पढ़ते ही नहीं है, स्टेटमेंट ऊपर वाला ही। अब नॉट करेक्ट लिखा हुआ तो करेक्ट इसमें से ढूंढेंगे।
और उनको बहुत सारा करेक्ट इसमें मिलेगा, और फिर वो समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली इतना सारा करेक्ट मिला कैसे, तो या तो वो गलत लगा के आएंगे या तो उसको छोड़ देंगे। तो इससे बहुत लोग होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके आते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन सा सही नहीं है। द सैलिनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रिसिपिटेशन। ध्यान रखिएगा, कीवर्ड क्या है, डायरेक्टली। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रिसिपिटेशन। डायरेक्टली रिलेटेड हम नहीं कह सकते, या फिर कह सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा आगे के हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड सैलिनिटी। बिल्कुल, यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन अगर ज्यादा होगा इसका मतलब सैलिनिटी क्या होगी, वो भी ज्यादा, क्योंकि पानी ज्यादा चला जाएगा आपको अपर एटमोस्फेयर में, तो नीचे सॉइल कंटेंट ज्यादा रह जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन तो है यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन बी जो होती है ये सही हो जाएगा। लो सैलिनिटी इज फाउंड नियर द माउथ ऑफ रिवर। डेफिनेटली ये सही है, जहां पर रिवर आके मिलती है तो फ्रेश वाटर मिलेगा, तो वहां पर सैलिनिटी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये ऑप्शन भी सी भी सही हो गया। द सैलिनिटी इज हाईएस्ट एट द ट्रॉपिक्स एंड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स एंड द इक्वेटर। ये भी सही है। जो ट्रॉपिक्स होता है ना, मान लीजिए ट्रॉपिक्स है यानी कि 23 हाफ के आसपास का एरिया, साउथ एंड नॉर्थ, तो साउथ में उतना नहीं होता, नॉर्थ में इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ में ज्यादा है। तो अभी ट्रॉपिक्स के नॉर्थ में यानी पोल की तरफ, और ट्रॉपिक्स के साउथ में, अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इक्वेटर, तो इक्वेटर और पोल्स पे कम होते हैं और ट्रॉपिक्स पर आपको ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है। रीजन क्या है कि टेम्परेचर जो होता है ना वो ट्रॉपिक्स पर ज्यादा होता है, तो पोल पर टेम्परेचर कम है, इवापोरेशन रेट आपको कम होगा, तो यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा नहीं होगी। ये तो सही है। इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर भी टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं होता। ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होता है, वो होता है आपके पास ट्रॉपिक के पास। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा ट्रॉपिक्स के पास वहां पर ज्यादा होगा, और इस वजह से सैलिनिटी भी क्या होगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी। इक्वेटर पर रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होता। ओके, तो इस वजह से आपको ऑप्शन थर्ड भी सही हो जाएगा। तो ये तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही। अब यहां पर हम डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन की बात करें तो सैलिनिटी प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है। ओके, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो फ्रेश वाटर ज्यादा मिलेगा। ओके, तो सैलिनिटी कम हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ऐसा तो है नहीं कि जहां पर आपको वाटर बॉडीज है वहीं पर ही बारिश हो जाए, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। अब जहां प्रेसिपिटेशन किसी लैंड पर हो रही है तो वहां पर आपको रिवर फ्लो के थ्रू या सर्विस फ्लो के थ्रू इसमें मिलेगा, तो डायरेक्टली हम इसको रिलेटेड नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा ना उसको आप सही, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि यूपीएससी जो ऑप्शन देती है, कभी कभी सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको उसमें मोस्ट प्रोबेबल जो सही ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है, समझ रहे ना। तो यूपीएससी कभी कभी होता है कि सारे ऑप्शन को गलत ना दे, लेकिन फिर अब आपको उसको प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना होता है। जैसे जुडिशरी होती है ना, वो क्या करती है कि प्रोपोर्शनैलिटी चेक करती है किसी भी एक्ट की जो पॉलिसी वगैरह होते हैं, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी होगी कि प्रोपोर्शन के हिसाब से कौन सा ज्यादा सही है और कौन सा ज्यादा मतलब थोड़ा कम गलत है या कम सही है। नेक्स्ट, which of the following ecosystem is considered to be the most biologically diverse of all ecosystem? ओके, तो बताना इसमें से कौन सा इकोसिस्टम जो है जो मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स है, यानी कि जहां पर जो स्पीसीज होते हैं फ्लोरा एंड फाउना की, उनकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलती है। वेटलैंड, स्ट्यूरिस, रेन वाटर, शैलो सी, ये आपको बताना है। यहां पर जो ऑप्शन होगा वेटलैंड, ये जो होगा ये सही ऑप्शन होगा। हमारे वर्ल्ड वाइड जितने भी आपको डाइवर्सिटी मिलती है, स्पीसीज मिलते हैं फ्लोरा एंड फाउना के, अप्रोक्स उसके 40% जो स्पीसीज होते हैं आपको वेटलैंड्स में मिलते हैं, अप्रोक्स 40%। ओके, तो इसका जो डाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर इस ऑप्शन में वेटलैंड नहीं होता तो फिर आप क्या चूज करते, तो आप चूज करते रेन फॉरेस्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, अगर वेटलैंड नहीं होता तो। अगर किसी ऑप्शन में वेटलैंड नहीं है, अगर वहां पर आपको मिल जाए रेन फॉरेस्ट और उसके बाद आपको मिल जाए जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा रेन फॉरेस्ट जो होता है वेटलैंड के अलावा, वेटलैंड को छोड़ के रेन फॉरेस्ट जो होते हैं लैंड पर, इनकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। ओके, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और मैरीन में क्या होता है, जो कोरल रीफ्स होते हैं इनकी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में वेटलैंड है देन यू विल गो फॉर वेटलैंड।
ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 9 डैश लाइन लाइज इन, हर साल न्यूज में रहता है। 9 डैश लाइन क्या है? चाइना वाले हमेशा अपने लैंड के या बॉर्डर डिस्प्यूट लेके हमेशा दूसरे से लड़ते रहते हैं। ओके, तो 9 डैश लाइन जो है ये बताना है कि किसमें है, ब्लैक सी, साउथ चाइना सी, नॉर्थ सी एंड सेलेब सी। ओके, तो ब्लैक सी किधर मिलता है? ब्लैक सी आपको मिलता है यूरोप के साइड में। नॉर्थ सी मिलता है आपको जो आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, ये कहाँ गया, इधर आपको नॉर्थ कोरिया मैप में और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ कोरिया के बाद पास में आपको नॉर्थ सी मिलता है। स्लेब सी आपको इधर इंडोनेशियन आइलैंड, ये मलेशिया है ना, इसके मलेशिया के थोड़ा सा साउथ में आपको, और नीचे इधर इधर आपको स्लेब सी मिलता है। ओके, नाउ दिस इज द साउथ चाइना सी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये रेड वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड द 9 डैश लाइन। ये क्या करती है, ये लाइन जो है, ये लाइन इंडिकेट करती है कि चाइना कितनी टेरिटरी तक या कितने एक्सटेंट तक अपनी अथॉरिटी को क्लेम करता है लैंड के ऊपर में। तो वो कहता है चाइना कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी मेरी है। तो इसके अंदर में बहुत सारे आपको आइलैंड्स हैं, आपको ये छोटे छोटे ये आइलैंड मिल रहे हैं ना, ये बहुत सारे आइलैंड्स आपको इधर देखने को मिलते हैं। तो ये चाइना कहते हैं सब मेरा। ओके, तो 9 डैश लाइन इज व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ क्लेम ऑफ चाइना, टेरिटोरियल क्लेम ऑफ चाइना, जो चाइना क्लेम करता है बट उसका है नहीं। ओके, तो ये आपको पड़ता है साउथ चाइना सी में, दिस इज द एरिया ऑफ साउथ चाइना सी। नेक्स्ट, कैटालोनिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री? स्पेन, इटली, फ्रांस एंड पोर्तुगाल। कैटालोनिया न्यूज में इसलिए रहता है कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले पिछले साल ही यहाँ पर काफी मास प्रोटेस्ट देखने को मिला था। ओके, वहाँ की सरकार के खिलाफ, तो ये न्यूज में रह जाता है थोड़ा बहुत। तो यूपीएससी वाले कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में दे देते हैं मैच कराने के लिए, वहाँ के लोकेशन के साथ और कंट्री के साथ या जो भी वो है। तो कैटालोनिया इज लोकेटेड इन, सीधा इसका एग्जाम आपको आंसर होगा वो है स्पेन, ये स्पेन में मिलता है। नेक्स्ट, एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन, कतर बॉर्डर्स, इसके साथ कतर का बॉर्डर लगता है यूएई, ओमान, बहरीन एंड सऊदी अरेबिया। कतर न्यूज में क्यों रहा? कतर को 3 साल पहले जो आपको इनका ग्रुपिंग थी अरब कंट्रीज की, उससे बाहर निकाल दिया था। सऊदी अरेबिया के साथ इसकी बनती नहीं थी, और सऊदी अरेबिया के कहना था कि कतर क्या कर रहा है कि जो एक्सट्रीमिज्म है, यानी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं उसको वो फंडिंग करता है, तो उसके बिहार पे कहते हुए कतर को बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल फिर कतर को शामिल कर लिया गया है ग्रुप में। ओके, तो कतर न्यूज में रहा। साथ ही साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया जो अपनी यहाँ गैस या इंपोर्ट करता है, ओके, इसका अप्रोक्स 90% जो हिस्सा है वो एकमात्र कतर से आता है। हमारे यहाँ गैस का जो इंपोर्ट किया जाता है उसका 90% हिस्सा कतर से आता है, इसलिए कतर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए न्यूज में रहता है। और तो बताना है किस वजह से कि अब कतर की बाउंड्री किसके साथ लगती है। चलिए, ये है आपका सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, दिस इज यूएई, दिस इज आपका कतर हो गया, ये आपका बहरैन हो गया, दिस इज बहरैन, और ये आपको कुवैत है, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, आप अपने एटलस में देखिएगा। तो ओमान का तो लगता नहीं है यहाँ, क्योंकि कतर ये है, आपको कतर ये वाला, तो ओमान तो आपको इधर हो गया। यूएई आप देख रहे हैं, इसका तो इधर हो गया, ये भी लगता नहीं है। ओके, बहरैन एक बहुत सा छोटा है लेकिन उसका बाउंड्री नहीं लगता किसी से। ओके, तो कतर की जो बाउंड्री लगती है ना, वो लगती है किससे? सऊदी अरेबिया से, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैप से, बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसान। नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर साल, किसी न किसी आपको नेशनल पार्क से, बायोडाइवर्सिटी एरिया से, ओके, आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेंचुरी से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। ओके, तो इसी चीज को फॉलो करके हमने भी यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। नागरहोल नेशनल पार्क ये आपको कौन से स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला एंड कर्नाटका। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि जो कर्नाटका होगा, ये आपको यहाँ पर आपको नागरहोल नेशनल पार्क मिलता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि कौन कौन से एरिया में ये नेशनल पार्क मिलता है, स्टेट ना पूछ के। तो कर्नाटका का मैसूर और कोगाडू, कर्नाटका का मैसूर एंड कोगाडू जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर आपको नागरहोल नेशनल पार्क का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर द प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल एक्शन? ओके, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किसी तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो ऑफिस में, ऑफिस इन द सेंस जब तक कि अपने पद पे बने हुए हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर है तब तक। ओके, आर्टिकल 352 रिलेटेड टू इमरजेंसी, 355 अगेन इमरजेंसी, 356 अगेन इमरजेंसी। नाउ द आर्टिकल 361 इट इज नॉट रिलेटेड टू इमरजेंसी। हाँ, 360 रहता है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो वैसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इमरजेंसी के बारे में पता है तो आराम से आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, आर्टिकल 361 का 1 हिस्सा। अब देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर गलती हो जाती है, क्योंकि अब हर आर्टिकल तो आपको याद रहेगा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब वही है ना कि जनरली जो न्यूज में रहता है वो आर्टिकल याद कीजिए, लेकिन अब यहाँ पर भी ये भी होता है कि न्यूज में भी बहुत सारे आर्टिकल, तो कुल मिला के सारा कॉन्स्टिट्यूशन इधर न्यूज में रहता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपसे गलती हो सकती है, अगर आपको याद है, दिमाग स्ट्राइक कर गया तो कर गया, अदरवाइज गलतियां यहाँ पर हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री? अभी तक हमने इकोसिस्टम देखा था, अब आपको ये बताना है कि मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री कौन सी है, यानी कि जहां पर आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है। कॉन्गो, ब्राजील, रशिया एंड इंडिया। एक सीधा सा ये जो ऑप्शन है ना, इसमें इलिमिनेशन के लिए सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है ना, वो ज्यादातर कहां पर होती है? इक्वेटर के आसपास में होती है, क्योंकि जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वहां पर ज्यादा मिलती है। ओके, हम यहाँ पर कोरल रीफ्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा तो रशिया इज अ कंट्री जो कि आपको पड़ती है टेम्परेट जोन में, और रशिया का नॉर्दर्न हिस्सा साइबेरिया वाला आर्कटिक वाले सर्कल में पड़ जाता है, तो वो तो परमा फर्स्ट है, वहां तो एक आध कुछ आपको स्पीसीज मिल जाते हैं, अदरवाइज वहां पर और क्या हो सकता है, कुछ वही होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? इंडिया की भी बात करें तो इंडिया भी इक्वेटोरियल रीजन में नहीं आता। इंडिया में भी ज्यादातर वर्षा आपको वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखने को मिलती है, अदरवाइज पूरे इंडिया में उतनी वर्षा नहीं होती कि डाइवर्सिटी आपको इतनी देखने को मिलेगी। समझ गए? तो और ये भी इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता नहीं है। तो अब आपके पास दो कंट्रीज हैं, एक है कॉन्गो, एक है ब्राजील। ब्राजील है आपके साउथ अमेरिका में और कॉन्गो आपको अफ्रीका में। अब दो आपका गेम जो होगा यहीं पर चलने वाला। और थोड़ा सा बहुत आपको जानकारी होगा तो ब्राजील में आपको मिलता है क्या चीज? यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राजील में वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि अमेजन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये आपको रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, और इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दिस इज ब्राजील। तो आपका ऑप्शन जो होगा बी, ये आपका सही ऑप्शन। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कल हर डे आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिलेंगे हम अगेन 20 क्वेश्चन के साथ। तो बस देखते रहिएगा, अब इसको याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, बस एक दो बार देख लीजिए, हाँ हो गए, या फिर एग्जाम के टाइम पर एक दो बार आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, हो जाएगा, और कुछ में वो नहीं करना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू एंड